हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम MED 002 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है एंड जल्द ही मैं आपके लिए और भी न्यू वीडियोस को लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। आप वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको अपना MED 002 का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे मैसेज करके बाय कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। ओके, सो दिस इज द नंबर। आपको सिर्फ इस नंबर पे गाइस एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, मेरी टीम आपको आगे रिप्लाई कर देगी एंड जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, नोट्स आपको चाहिए हो चाहे आपको गेस्ट पेपर्स चाहिए हो, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो टर्म है इसको डिस्क्राइब करना है, यानी कि पारिस्थितिकी पद चिन्ह जो है इसकी परिभाषा लिखते हुए फिर आप बताएंगे कि कैसे जो व्यक्ति होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग हम अर्थ पे किस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, कौन कौन सी हमारी डिमांड्स हैं जिसकी वजह से आज हमारा जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके अलावा आपको मेथड्स बताने हैं जिनसे कि आप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम कर सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आज हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई है उसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आखिर होता क्या है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लैंड, वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अ पर्सन, कम्युनिटी, कंट्री यूजेस टू सपोर्ट देयर लाइफस्टाइल, यानी कि हम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने के लिए कितना जो संसाधन है, भूमि, जल, प्राकृतिक संसाधनों की हमें ज़रूरत है, वो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। इट शोज हाउ मच नेचर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज वी कंज्यूम एंड टू एब्जॉर्ब द वेस्ट वी जनरेट। तो क्या दर्शाता है कि हम अपनी खपत को पूरा करने और हमारे द्वारा उत्पन्न कचरे को समाहित करने के लिए प्रकृति को कितना कार्य करना पड़ता है। एक सिर्फ मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे लिए प्रकृति को कितना कार्य करना पड़ रहा है, तो वो मेरा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा। जैसे कि आगे आप एग्जाम्पल से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक एन इंडिविजुअल पुट्स प्रेशर ऑन अर्थ व्हेन देयर डिमांड फॉर फूड, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, अदर प्रोडक्ट्स इंक्रीज। तो प्रेशर हम कब डाल रहे हैं? जब हमारी मांग बढ़ रही है। हाई कंजम्पशन लीड्स टू मोर यूज ऑफ फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल्स, लैंड एंड वाटर। तो अगर हम चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा? हम फॉरेस्ट, जंगल हो गए आपके, जीवाश्म ईंधन, भूमि, जल, इन सब का ज़्यादा उपयोग करेंगे। दिस कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। तो हमारी वजह से फिर क्या होगा? जब हमारी मांग बढ़ेगी तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, कार्बन गैस के इमिशंस बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं गाइज, वो डिप्लीट हो जाएंगे। So when people use more resources then the earth can regenerate, their ecological footprints become high। तो जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और अर्थ इतना रीजनरेट नहीं कर पाता तो हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हाई हो जाता है। समझ रहे हो कि हम ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब कैसे हम अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं? तो हमें ऐसे सोर्सेज का यूज़ करना है जो एनर्जी एफिशिएंट हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं। हम चीज़ों को रीयूज़, रिसाइकल कर सकते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का हमें यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम कम से कम फ्यूल को कंज्यूम करें। ठीक है, तो ईंधन की बचत करनी है, हमें पानी की बचत करनी है और साथ ही साथ लोकली प्रोड्यूस्ड फूड्स को हम खाएंगे। मीट कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ेगा और प्लांट करने पड़ेंगे हमें मोर एंड मोर ट्रीज। ठीक है, यानी कि जितना आप प्रकृति से ले रहे हो आपको उतना प्रकृति को देना भी पड़ेगा, तभी आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। फिर दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है जहां पे आपको बताना है सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं एग्रीकल्चर में, एंड उसको पूरा विद एग्जांपल्स आप इलैबोरेट करेंगे। सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, कृषि में सतत पशु उत्पादन के तरीके, इसको समझेंगे। तो दोस्तों, सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर ये किस चीज़ पे फोकस करती है कि जो भी मेरे जीव हैं मेरे पास, मैं उनको इस तरीके से बड़ा करूं जिससे कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो, मेरे एनिमल की हेल्थ भी प्रोटेक्ट हो, साथ ही साथ जो मेरा लाइवलीहुड है वो लंबे समय तक उसको सपोर्ट भी मिले। तो कृषि में
सतत पशु उत्पादन का अर्थ है पशुओं का पालन पोषण ऐसे तरीके से करना जो पर्यावरण की रक्षा करे, पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखे और किसानों की आजीविका को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखे। तो इन तरीकों का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना, संसाधनों का संरक्षण करना और पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार सुनिश्चित करना है कि हम अपने पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, ये भी सुनिश्चित करना है। सो वन की प्रैक्टिस इज प्रोवाइडिंग एनिमल्स विद बैलेंस्ड नेचुरल फीड। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम उन्हें प्राकृतिक चारा देंगे, ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार का प्रोसेस फूड ना देके, रसायन युक्त फूड ना देकर प्राकृतिक कचरा जो चारा होता है, चारा देंगे उनको। दिस इम्प्रूव्स एनिमल हेल्थ एंड रिड्यूसेस द नीड फॉर एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल फीडिंग काउ फ्रेश फॉडर, ताज़ा उनको हमें चारा देना है। जो भी हमारे क्रॉप के रेसिड्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम दे सकते हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो और एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट भी कम पड़े। तो बेसिकली आपको कम से कम वेस्ट को जनरेट करना है एंड मोर नेचुरल चीज़ों पे फोकस करना है। दैट विल बी योर सस्टेनेबल एनिमल प्रैक्टिस। ओके, तो अनदर प्रैक्टिस क्या है कि हम हाउसिंग एंड सैनिटेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे कि जो हमारी काउज रहती हैं या जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं उनको क्लीन शेड मिले, प्रॉपर वेंटिलेशन हो वहाँ पे, उनका कचरा प्रबंधन अच्छा हो ताकि जो हमारे पशु हैं वो हेल्दी लाइफ जिएं और उन्हें किसी भी प्रकार के रोग का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल हम बायोगैस प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो एनिमल डंग है उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए। ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ बोथ इको फ्रेंडली एंड यूजफुल फॉर दी फार्म, तो वो हमारा मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आपका एक और चीज़ क्या है, आपको रोटेशनल ग्रेजिंग करवानी है, यानी कि जिसके अंदर पशुओं को चराई क्षेत्रों के बीच बदला जाता है ताकि घास भूमि को पुनर्जीवित होने का समय मिल सके, ताकि जो मेरा ग्रासलैंड है वो रिकवर हो सके। ये नहीं कि बार बार एक ही खेत पे चराते रहते हैं। तो आपको क्या करनी है, रोटेशनल ग्रेजिंग करनी है जिससे कि आपका सॉइल इरोड नहीं होगा। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जब हम कैटल्स को या गॉड्स को अलग अलग ग्रेजिंग एरियाज में चराने के लिए ले जाते हैं ताकि वो किसी भी एक एरिया को ओवर ग्रेज ना करें। सस्टेनेबल एनिमल प्रोडक्शन ऑल्सो गाइस फोकस करता है वर्टिनरी केयर पे, यानी कि हमें अपने एनिमल्स को रिस्पॉन्सिबली ट्रीट करना है, पानी को कंजर्व करते हुए जो लोकल ब्रीड्स हैं उन्हें हमें प्रमोट करना है। लोकल ब्रीड्स ऑफन रिक्वायर लेस फीड, रेजिस्ट डिजीज एंड बेटर कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फार्मिंग। तो लोकल ब्रीड से क्या होता है कि आप सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फॉरेन की ब्रीड ही लेकर आओ, हमेशा आपको अपनी जो स्थानीय नस्लें हैं जानवरों की आपको उनको ही पालना चाहिए, ठीक है। फिर आपका अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है कि जलवायु जो परिवर्तन है आखिर वो क्या होता है और कैसे जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, ठीक है। यह है सतत विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। सतत विकास आप सभी को दोस्तों पता होगा, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने जो है मेरी पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक अपना गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो अगर आप अपने ऑल सेकेंड ईयर के गैस पेपर्स को एक साथ परचेज करोगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर एक बार मेरी टीम को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ओके, तो वहाँ से पता है क्या रहेगा कि अभी MED 2 में टाइम है, तो अगर आप अभी उसको बाय कर लोगे तो आपको पढ़ने का भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम से एक दिन पहले लेते हो तो फिर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट चेंज को समझेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का दोस्तों मतलब होता है लॉन्ग टर्म शिफ्ट, कि जैसा हमारा पहले वेदर पैटर्न था, टेम्परेचर था, वो सब अब बदल गया है लंबे समय की वजह से। तो जलवायु परिवर्तन का अर्थ है तापमान, मौसम के पैटर्न या प्राकृतिक प्रणालियों में दीर्घकालिक बदलाव जो मुख्यतः मानव गतिविधियों जैसे कि ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, आज अगर क्लाइमेट हमारा इतना बदल गया है तो उसके पीछे के रीज़न हम ही हैं, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं गाइस वो सारी आपके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गई हैं। ग्रीन हाउस गैसेज का यही काम होता है कि वो गैस को हीट को ट्रैप करती हैं और हमारा जो पूरा प्लैनेट है वो और ज़्यादा वार्म हो गया है। सो फॉर एग्जांपल राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, अगर आज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो ग्लेशियर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी क्या हो रहे हैं, फास्ट मेल्ट होने लग गए हैं।
एंड हिमालयन ग्लेशियर्स की वजह से रिवर में फ्लडिंग, मानसून के समय में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, समर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि मिलियन ऑफ लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। साथ ही साथ कभी भी साइक्लोन्स आ जाते हैं, हीट वेव्स आ जाती हैं। ये सारे जो आज हम इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, सडन जो इम्पैक्ट आप देखते हो, वो सारा आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो वैश्विक तापमान क्या हो गया है दोस्तों, हमारा बढ़ गया है, हिमालय के ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को नहीं होने दे रहा। इसकी वजह से हमारी फूड प्रोडक्शन रिड्यूस हो चुकी है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, कभी भी बाढ़ आ जाती है, कहीं पे भूकंप आ जाता है, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ओके, आज देखो पॉल्यूशन कितना ज़्यादा खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, तो वो सब हमारी एक्टिविटीज़ के कारण ही हुआ है। तो जलवायु परिवर्तन सतत विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि यह आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचाता है, खाद्य उत्पादन कम करता है, बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचाता है, और मानव स्वास्थ्य के लिए क्या करता है दोस्तों, खतरा पैदा करता है। जब भी हमारी क्रॉप खराब हो जाती है सूखे के कारण, फ्लड के कारण, तो वहाँ पे जो हमारे किसान हैं उनकी फूड सिक्योरिटी कितनी डिक्रीज हो जाती है, उनकी इनकम खत्म हो जाती है, एंड इसकी वजह से डिजास्टर्स के लिए सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल जो गोल्स हैं वो हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरे नहीं हो पाते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्लाइमेट चेंज स्लो कर देता है, बिकॉज ये सारे एनवायरमेंट का जो बैलेंस है उसे दोस्तों क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, साथ ही साथ जो एबिलिटी है सोसाइटीज़ की एक स्टेबल और इको फ्रेंडली वे में ग्रो करने की, वो ख़त्म होती जा रही है। ओके, एंड अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसका कहाँ पे फोकस रहता है, और 4 ऐसी एक्टिविटीज़ जो सस्टेनेबल हैं और 4 ऐसी जो क्या हैं आपकी अनसस्टेनेबल हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फोकस गाइज हम सभी जानते हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी जो नए हैं जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से रिपीट करूंगी। यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गाइज, इसका फोकस होता है कि हमारी आज की जितनी भी जनरेशन्स हैं उनकी सारी जो आवश्यकताएं हैं, वर्तमान पीढ़ी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हों, यानी कि उनके लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें। तो इट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, environmental protection and social well-being so that development can continue for a long time without harming nature or society। तो डेवलपमेंट ऐसा हो कि नेचर को भी नुकसान ना पहुंचे, सोसाइटी को भी नुकसान ना पहुंचे, और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। तो एक संतुलित विकास की यहाँ पे बात की जाती है। 4 सस्टेनेबल एक्टिविटीज़ में आता है कि आप सोलर एंड विंड एनर्जी का यूज़ करें, फिर दूसरा आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, एंड जो भी आपके मटेरियल्स हैं आप उन्हें रीयूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को लगाइए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है आपकी वन्य जीवों की आपको रक्षा करनी है। अनसस्टेनेबल एक्टिविटी क्या होती है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, तो एक्सेसिव आपको फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं खेती करने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट को करने के लिए, वो हमें नहीं करनी है, वो भी एक अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो खनन या शहरी विकास के लिए वनों की कटाई हो गया, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना आपका इसमें आता है, और ओवर एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, जो आप दोहन कर रहे हो ना अनियंत्रित अपने संसाधनों का, वो भी आपको नहीं करना है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे अपकमिंग वीडियोस में सिमिलरली आपके लिए और भी जो वीडियोस हैं वो लेके आऊँगी। जो भी आपके सब्जेक्ट कोड्स हैं सबके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूट्यूब पे आपके एग्जाम की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, तो आप ज़रूर हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। इसके अलावा जो हमारा नंबर है मेरी टीम का, आप उसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।